नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सबके लिए फिर से आ चुके हैं और जहां हम करने वाले हैं आज श्वसन तंत्र अर्थात रिस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन। ये टॉपिक बायोलॉजी के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो इन सभी जितने भी मानव शरीर संरचना से संबंधित टॉपिक हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र तो हालांकि हो चुका है, अंतःस्त्रावी तंत्र, इन सभी तंत्र को क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मानव शरीर संरचना से जितने संबंधित टॉपिक हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आज का कि श्वसन में बाहर निकाली गई वायु में CO2 की लगभग मात्रा कितनी होती है। तो श्वसन के दौरान जब हम वायु निकालते हैं उस दौरान जो CO2 का प्रतिशत होता है वो होता है 4%। 4% जो वायु होती है वह निकाली जाती है। नेक्स्ट आता है कि अधिकतर कीट किस प्रकार की श्वसन क्रिया करते हैं। तो अधिकांश जो कीट होते हैं वो श्वास नली प्रणाली के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है। तो शीत निद्रा के दौरान मेढक जो होता है वो केवल त्वचा से श्वसन करता है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है। तो जब यातायात पुलिस शराब किसी व्यक्ति को नशा किया है या नहीं किया है शराब का, इसका जांच करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण का प्रयोग करती है। नेक्स्ट है कि श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीदिंग के बाहर निकाली गई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 17%। देखिए ऑक्सीजन की कुल वायुमंडल में परसेंट कितना है, 21% है। 21% के बाद जब हम सांस लेते हैं तो लेते समय तो 21% होती है, लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं सांस को तो उस दौरान 4% क्या होती है, तो 4% जो वायु होती है वह CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। फिर कितनी बचती है, तो बचती है 17%। तो 4% जो वायु होती है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो श्वासोच्छ्वास के दौरान 17% ऑक्सीजन बचती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है। तो O2 का अवशोषण करती हैं RBC, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो श्वसन में रुधिर का O2 का अवशोषण करती हैं। और O2 को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य भी कौन करती है, ये RBC के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाओं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं। तो अवायवीय श्वसन के दौरान जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वो लैक्टिक अम्ल को ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ऊर्जा परिवर्तित करती हैं। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद कर दिया जाता है। तो जो हमारे शरीर में एक गले के पास एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस जो होती है भोजन निकलते समय, जो श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग एक ही होता है, लेकिन जब हम भोजन निकलते हैं उस समय एपिग्लोटिस क्या होता है, बंद हो जाता है। नेक्स्ट है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। फेफड़ों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो रुधिर ब्लड के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान हो पाता है। केब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है। केब्स चक्र की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हुआ करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीश्वसन अर्थात एरोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। तो वो है कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऑक्सीश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन की सामान्य चरण माने जाते हैं। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है। तो श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय जो होता है ATP अणु के रूप में होता है। पहाड़ों पर रहने वालों में RBC की संख्या अधिक होती है, क्यों। तो जो पहाड़ों में लोग रहते हैं उनमें RBC की संख्या अधिक होती है। इसका कारण है कि पहाड़ पर वायु का जो है
संघनन कम होता है। पहाड़ों पर वायु कम संचरित होती है, जिस कारण क्या है, आरबीसी की संख्या वहाँ बढ़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म का प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म का अंतिम उत्पाद होता है CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन एनारोबिक रिस्पायरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो अवायवीय श्वसन एनारोबिक रिस्पायरेशन में होती है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया। नेक्स्ट आता है कि मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो मानव में श्वास दर प्रति मिनट होती है 12 से 15 बार। 12 से 15 बार क्या होता है? मानव में श्वास दर प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न कि ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस अंत में ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता। O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में चली जाती है। फेफड़ों में कुपिकाएं अर्थात जो फेफड़ों में एल्वेली पाई जाती हैं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो फेफड़ों की जो एल्वेली होती हैं उनमें कुपिकाएं उनमें गैसीय विनिमय होता है सक्रिय ट्रांसपोर्ट विनिमय के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मानव शरीर में श्वसन केंद्र होता है मेडुला ऑब्लांगाटा तथा पोन्स में। मेडुला ऑब्लांगाटा तथा पोन्स में जो होता है श्वसन केंद्र का नियंत्रण होता है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? फेफड़ों के जो ऊपर का आवरण होता है वो प्यूरल कला का द्वारा बना होता है। प्यूरल कला के द्वारा फेफड़ों के ऊपर का आवरण बना होता है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? सर्वाधिक CO2 का परिवहन होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। सर्वाधिक CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। केब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? तो केब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से जो है 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस चरण में कितने ATP अणुओं का निर्माण ग्लाइकोलिसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो शुद्ध लाभ जो होता है वो 2 ATP का होता है। ग्लाइकोलिसिस चरण में 2 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, जबकि केब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? तो वो होता है 24 ATP। अगला है कि किण्वन फर्मेंटेशन अर्थात अनाक्षिक श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो किण्वन के खोज करता है लुई पाश्चर, जिन्होंने क्या है ईस्ट में है किण्वन अर्थात अनाक्षिक श्वसन की खोज की थी। फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाने के लिए होती है कौन सी? पल्मोनरी धमनी, जबकि पल्मोनरी आर्टरी होती है क्या करती है? फुफ्फुस धमनी। ये अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है, जबकि शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है कौन? फुफ्फुस शिरा अर्थात पल्मोनरी वेन। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं लेफ्ट आर्टरियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ये पहुंचाया जाता है, हमने बता दिया, पल्मोनरी वेन के द्वारा, फुफ्फुस शिरा। श्वसन गुणांक पल्मोनरी कोशिएंट का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो श्वसन गुणांक का मापन होता है गैनांग श्वसन मापी से। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन को कमी होना हाइपोक्सिया अनाक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट है कि श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है, नाइट्रोजन को 78% होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन किस में होता है? ऑक्सीजन और CO2 में होता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कन औसतन कितनी होती है? तो 12 मिनट
12 बार पर मिनट होती है एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय की धड़कन। तो दोस्तों आज के प्रश्न जो है यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार क्लास में बने रहें और लगातार ऐसे ही रिवीजन करते रहें। आपका जीएस निश्चित रूप से बेहतर बनता जाएगा। तो आप सबके लिए बहुत